नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सबके बीच फिर से लूसेंट इतिहास का गुप्त साम्राज्य का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहते हैं दोस्तों। श्री गुप्त का शासन 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच थे दोस्तों। घटोत्कच का शासनकाल 280 से लेकर 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था दोस्तों, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था दोस्तों। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी दोस्तों। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था दोस्तों। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था दोस्तों। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी भी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है उसकी रचना की थी दोस्तों। नोट कीजिएगा दोस्तों, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था दोस्तों। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान जो है भारत आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार आ चुका है ये प्रश्न कि फहियान भारत कब आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान जो था भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजकवि था उसका नाम साव था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी दोस्तों, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संवतः इनमें अग्रगण्य थे दोस्तों। कालिदास का अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक,
फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु जो वास्तुकार थे, वेताल भट्ट, घटकपर्रा, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे, एवं बरुरुचि जैसे विद्वान थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधिविर्गिक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था दोस्तों, मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था दोस्तों। वीरसेन जो थे व्याकरण के न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम का शासन चला था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी दोस्तों। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुए, जिनका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था दोस्तों। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था दोस्तों। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी दोस्तों, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे दोस्तों। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था दोस्तों। पुलिस विभाग के जो मुख्य अधिकारी थे वो दंडपाशी कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था दोस्तों। ग्राम सभा का मुखिया जो था ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे दोस्तों। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था दोस्तों। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है दोस्तों। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्कार श्रम जो विशिष्ट राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था दोस्तों। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी दोस्तों, जैसे क्षेत्र जो था कृषि करने योग्य भूमि था, वास्तु वास करने योग्य भूमि था, चरागाह भूमि जो था पशुओं के चारा योग्य भूमि था, सील जो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी दोस्तों, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था दोस्तों। श्रेणी के प्रधान को जस्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था दोस्तों।
गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर था विष्णु मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा नदी पर स्थित है दोस्तों। शिव मंदिर नगोदा मध्य प्रदेश में है, भुमरा में दोस्तों। पार्वती मंदिर जो है मध्य प्रदेश में नैना कुठार में है। दशावतार मंदिर ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ में है दोस्तों। शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश, खोह में है। भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, जो ईंटों द्वारा निर्मित है। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी दोस्तों। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है दोस्तों। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जिससे किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था दोस्तों। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य जो था वैष्णव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, तथा उन्होंने इस राज्य धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन जो थे गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है दोस्तों। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं दोस्तों। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला थार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी दोस्तों। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र था वो संस्कृत भाषा में है। वो संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता था दोस्तों। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लंबद प्रनाश और 5वां है अपृच्छकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघुजातक की रचना की थी दोस्तों।
नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त में इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकांडों ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है दोस्तों। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है दोस्तों। संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुम्यक कहा जाता था दोस्तों। याज्ञवल्क्य जो थे, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था दोस्तों। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था दोस्तों। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक जो था मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है दोस्तों, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति जो है अभिज्ञात शकुंतलम जो था, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा जो था, प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। नोट कीजिएगा दोस्तों, नगरों का क्रमित पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों।